Hello everyone, welcome to Neutron. So today we are going to do RC plus parajumble, and this is session 4 in the series of the combo series. Okay, so let us see the RC. Okay, तो आपको ऑलरेडी इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है. ठीक है, सो आई एक्सपेक्ट यू टू डू इट ऑन योर सेल्फ without before coming and watching the session. Okay, so the session is only if you have any problem. Okay, तो आपका जो भी डाउट्स है, जो भी आपके वरीज हैं, वो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, कि आपका डाउट्स का क्या आंसर है. ठीक है, सो आई विल बी ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू ईच एंड एवरीथिंग. ठीक है, सो टुडे वी विल बी डूइंग वन सेट ऑफ आरसी एंड टू सेट्स ऑफ पैराजम्बल्स. ओके, सो लेट्स बिगिन. ओके, तो ये जो आरसी आपको जो सामने दिख रहा है, ठीक है, तो ये आपका 2 पेजेस का है. ठीक है, एंड दिस आरसी इज टॉकिंग अबाउट द एस्ट्रोलॉजर्स. ओके, सो एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में स्टार्टिंग में बताया जा रहा है कि दे आर कंफ्यूज्ड. ओके, बिकॉज जो उनके जो प्रेडिक्शंस थे दे आर गोइंग हेवायर, मतलब इट इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल. क्योंकि जो भी हमारा जो स्पेस एंड टाइम, जो भी हमारा गैलेक्सी में जो भी चीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको समझने का एक जो बेड़ा उठा के रखा है, वो किन्होंने रखा है? वो एस्ट्रोलॉजर्स ने उठा के रखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उस चीज को प्रेडिक्ट करते हैं कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर उनके कैलकुलेशंस अगर गड़बड़ा जा रहे हैं, अगर वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो और वैसा नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उन पर सवाल उठने लगेंगे. ठीक है, तो आखिर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में ये बताया जा रहा है, इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इमर्जेंस ऑफ न्यूअर प्लैनेट्स दैट हैव कॉज्ड देयर कैलकुलेशंस टू गो आवरी. ओके, इसका मतलब है कि जो न्यू प्लैनेट्स जो दैट हैव कम टू आवर नॉलेज, ओके, उनके वजह से क्या हो रहा है कि जो हमने जो कैलकुलेशन करके रखे थे, जो एस्ट्रोलॉजर्स कह रहे हैं, जो हमने जो कैलकुलेशंस करके रखे थे, दे आर गोइंग रॉन्ग. ओके ओके, और इसमें आगे क्या बताया जा रहा है कि दे हैव डिस्कवर्ड 8 न्यू प्लैनेट्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ देयर अराइवल, ओके, दैट हैज कॉज्ड अ सेंस ऑफ एक्साइटमेंट इन देम. ओके, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, उनको लग रहा था कि दुनिया बस यही है, मगर जब वो 8 न्यू प्लैनेट्स जब उनको नॉलेज में आया, जब उन्होंने डिस्कवर किया, सो इट कॉज्ड एक्साइटमेंट अमंग देम. क्यों? बिकॉज they will get to study more about the new planets. Okay, and that is an area which is not fully explored. Okay, and there is always a scope of new outcomes. Okay, so that is why they are excited. Okay, indeed, as the rest of the world continues to be consumed by a morbid passion for new shiny war machines, deadly chemicals and sinister war tactics, astronomers have been doggedly searching the heavens for more heavenly bodies in the belief that the search will take us closer to a more exalted goal, that of knowing the truth about us and the universe. ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जब सारी दुनिया जो है किस चीजों के पीछे पड़ी हुई है, दे आर शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लेजेंट थिंग्स लाइक वॉर टैक्टिक्स. ओके, एंड दे आर शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स द न्यू वॉर मशीन्स, डेडली केमिकल्स. ओके, सो उस समय में एस्ट्रोनॉमर्स अपना क्या कर रहे हैं? वो अपना दूसरा काम कर रहे हैं, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर हेवनली बॉडीज. ओके, एंड देयर सर्च इज टेकिंग देम टू अ मोर exalted goal. Okay, so exalted means to rise to a new high. Okay, मतलब एक नया चीज खोजने की वो प्रक्रिया में जुटे हुए. ठीक है, एंड जो उनको जो पता है रियलिटी, इसमें जैसे बोला गया है कि रियलिटी इज मच बिगर देन इट सीम्स. ठीक है, तो जो हमें दिख रहा है, जो एक्चुअल में रियलिटी जो हमें दिख रहा है, ठीक है, तो इट इज मोर देन इट सीम्स. ठीक है, जो एक्चुअल में है उससे भी ज्यादा कुछ है अवेलेबल. ठीक है, और वो क्या है? बिकॉज हम जब यूनिवर्स को स्टडी कर रहे हैं, सो we cannot be certain about everything. Okay, so there are new discoveries taking place. Okay, और जो हमें जो दिख रहा है अपना यूनिवर्स, तो that is just the tip of the iceberg. Okay, so that is what one scientist gives a remark. Okay, okay, और skeptics कौन होते हैं? These are those people who doubt that something is true. ठीक है, and why they are doubting it? Because they have their faith that they feel that the earth is the center of the universe. Okay, and that is what they're thinking. Okay, and that is why they feel that whatever is being said is not true. Okay, okay, and then it is said that the scientists have come a long way and they have spotted nearly 80 extra solar planets. Okay,
using sophisticated instruments. Okay, so उनके पास उन्होंने करीब 80 एक्स्ट्रा सोलर प्लैनेट्स को डिस्कवर किया है, स्पॉट किया है, ठीक है. सो दैट गिव्स देम मोर स्कोप फॉर स्टडी. ओके, एंड इनका ये कहना है कि व्हाट मोर आवर यूनिवर्स मे नॉट बी द ओनली यूनिवर्स इन द कॉस्मोस. ठीक है, तो जैसे कि हमें लगता है कि सिर्फ हम ही एक ऐसे लिविंग बींग्स हैं जो इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, मगर ऐसा नहीं है. ठीक है, ओके, एंड इट इज सेड दैट देयर माइट बी सेवरल पैरेलल यूनिवर्सेस, ओके, teeming with many galaxies and solar systems and planets. Okay, and although none of these may be perceptible to the naked eye. ठीक है, तो हमारे आंख के देखने की शक्ति एक सीमित है. ठीक है, और जो हमारे जो गैलेक्सी है उससे बाहर भी कुछ एक ऐसा पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एंड वी आर नॉट एबल टू सी देम. दैट डज नॉट मीन दैट इट इज नॉट ट्रू. ओके, perhaps sages who say that truth is not easily perceptible means just this: what is evidently before us is not the whole truth. ठीक है, तो उनका ये कहना है, जो सेजेस हैं उनका ये कहना है कि जो हमारे आंख के सामने है वो कोई जरूरी नहीं है कि that is only the whole truth, सिर्फ वही सच्चाई है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है, ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके, सो इसमें क्या बोला जा रहा है कि scientists say that everything in the tangible universe has shown shadowy counterpart in other parallel universes. Okay, तो उनका ये कहना है कि they also think that there are parallel universes that exists. Okay, and in fact it is by observing the play of cosmic light and shadow through powerful devices that scientists have been able to feel shapes or see shadows that indicate the existence of other heavenly bodies without actually seeing them. ठीक है, तो वो एक्चुअली उनको दिख नहीं रहा, बट दे हैव अ फीलिंग दैट देयर माइट बी अदर पैरेलल यूनिवर्सेस existing side by side. Okay, so the next what it says: the international team of scientists involved in the present discovery conducted their search through telescopes in Australia. तो ऑस्ट्रेलिया से वो टेलीस्कोप के थ्रू वो ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, यूके एंड यूएस. ओके, तो ये सब भी देश जो है इसमें शामिल है. ठीक है, 2 of the newly discovered 8 planets are believed to have a circular orbits very like the Earth's, while the other have well-defined elliptical orbits much like Pluto. ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जितने जो हमने टोटल जो 8 planets जो डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट लोग ने, ठीक है, तो उनका कहना है कि उसमें से 2 ऐसे planets हैं जो जिनका जो सर्कुलर ऑर्बिट है. ठीक है, तो ऑर्बिट क्या होता है? इट इज द पाथ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ओके, तो उनका ये कहना है कि 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका जो ऑर्बिट है वो अर्थ की तरह ही है. ठीक है, एंड द अदर्स हैव वेल डिफाइंड इलिप्टिकल ऑर्बिट्स मच लाइक प्लूटो. ठीक है, तो हमारा जो 2 प्लैनेट्स के बारे में उनका क्या कहना है कि उनका क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट है जैसा कि अर्थ का है. ठीक है, और जो बचे हुए हैं उनका ऑर्बिट कैसा है? उनका है दे हैव ऑर्बिट्स लाइक दे हैव इलिप्टिकल ऑर्बिट्स मच लाइक प्लूटो. ओके, सो उनका ये कहना है कि जो प्लूटो है, प्लूटो का कैसा है हमारा ऑर्बिट चलता है, वो उसका कोई पर्टिकुलर एक ऑर्बिट नहीं है. ऐसा उसको बीच एक बार ऐसा भी हुआ था कि उसको प्लैनेट की कैटेगरी से उनको हटा दिया गया था. ठीक है, ओके, सो दिस इज सिग्निफिकेंट बिकॉज अ प्लैनेट विद अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड मोर लाइकली टू बी हॉस्पिटेबल टू लाइफ फॉर्म्स देन वुड वन विथ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट. ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर सर्कुलर ऑर्बिट किसी का रहेगा तो वहां पे लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं. ठीक है, बट अगर किसी का इलिप्टिकल ऑर्बिट रहेगा तो वहां पे लाइफ फॉर्म्स का एग्जिस्ट करना पॉसिबल उतना नहीं है. ऐसा नहीं मान सकते हम. ठीक है, कि उसमें लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकता है. क्यों उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा. देखते हैं क्या बोल रहा है आगे. ठीक है, इन द लैटर द प्लैनेट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज प्रॉक्सिमेट टू और डिस्टेंस फ्रॉम द एनर्जी गिविंग स्टार इट्स सर्कमबुलेटिंग. ओके, तो उनका ये कहना है कि जो इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो है, ठीक है, द लैटर मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? दोस प्लैनेट्स हु आर हैविंग इलिप्टिकल ऑर्बिट्स. ओके, तो उनका टेम्परेचर जो है वो कैसा टेम्परेचर एक्सपीरियंस करते हैं? दे एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. ओके, एंड डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज प्रॉक्सिमेट और डिस्टेंट फ्रॉम द एनर्जी गिविंग स्टार इट्स सर्कमबुलेटिंग. ओके, तो वो किस स्टार को सर्कमवेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या है उस स्टार के साथ. ओके, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है वहां का टेम्परेचर. ठीक है, तो इसी वजह से ये बताया जा रहा है कि जो लैटर जो इलिप्टिकल जिनका ऑर्बिट होता है उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ही एक्सट्रीम होता है. ठीक है, as in the case of other recent discoveries such as finding traces of microbes on a meteorite. ठीक है, तो meteorite जो होता है उस पे क्या देखा गया है कि उन पे traces of microbes को
फाइंड किया गया है, ठीक है। और म्यूटेट ये एक ऐसा डिस्कवरी है जिसके बारे में लोगों का ये मानना है, ठीक है, कि दे दिस स्ट्रेंथन्स द बिलीफ दैट वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स, ठीक है। अगर किसी मीटियोराइट पे अगर कोई माइक्रोब एग्जिस्ट करता है तो मीटियोराइट का तो कोई एक पर्टिकुलर पाथ तो नहीं होता है, ठीक है, उनका कोई ऑर्बिट तो नहीं होता है, ठीक है, इट इज मूविंग इन द स्पेस, ठीक है। सो अगर कोई भी चीज अगर स्पेस में अगर घूम रहा है, ठीक है, और अगर उसमें माइक्रोब्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है कि that we are not the only people who are living in the universe. Okay, so there might be other planets, there might be another solar system, there might be another universe, okay, and there might be also another galaxy, ऐसा उनका कहना है, ठीक है। तो अगर कह रहे हैं कि अगर ऐसा एग्जिस्ट होते हैं, अगर कोई ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, तो it would be possible for us to exchange intergalactic emails soon. अगर हमें पता चलता है तो definitely we can communicate with them through emails. Okay, perhaps not as yet, given our closest neighboring galaxy is millions of light years away, ठीक है। तो हमारा जो neighboring galaxy जो है वो भी जो है वो millions of light years away है, ठीक है, और एक लाइट ईयर ही बहुत बड़ा एक समय को मान के चलते हैं, ठीक है। एंड इफ इट इज मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स तो हो सकता है कि हम कभी उनसे मिल भी नहीं पाए, ऐसा भी हो सकता है, until and unless we solve the problem of traveling in at a very fast pace. Okay, what is within our immediate grasp though is exploring the viability of establishing human settlements in space, ठीक है। तो अभी के टाइम में हम क्या कर सकते हैं, अगर अभी के टाइम्स के हिसाब से अगर हम देखा जाए, जो हमारे ग्रास्प में है, जो हमारे कंट्रोल में है, तो वो क्या है, that it is exploring the viability of establishing human settlements in space, ठीक है। तो ह्यूमन का सेटलमेंट हम स्पेस पे कैसे कर सकते हैं उसको हम देख सकते हैं, ठीक है। और ना कि अगर, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम नेबरिंग गैलेक्सी के साथ कम्युनिकेट कर पाए, बिकॉज दे आर मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे, ठीक है। बट हमारे पास अभी क्या पॉसिबिलिटी है कि हम अपने आप को किसी तरीके से स्पेस में सेटलमेंट्स को ऑर्गेनाइज कर पाए, ठीक है। An endeavor that has assumed urgency, what with biological terrorism and like threatening humankind on earth, ठीक है। तो आखिर हम स्पेस में सेटलमेंट के बारे में ऐसा सोच ही क्यों रहे हैं जब हमारे पास ऑलरेडी अर्थ है, ठीक है। ये सोचने वाली चीज है। इट इज बिकॉज द पीपल आर यूजिंग द रिसोर्सेज एट अ वेरी फास्ट स्पेस एंड दैट इज वाई वी फियर दैट दीज रिसोर्सेज विल गेट extinguished in the near future. Okay, तो अगर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, अगर हमारा क्लाइमेट चेंज इतना रैपिड वे में होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, लाइफ ऑन अर्थ विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है, ऐसा लोग का मानना है, ठीक है। क्योंकि अगर रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे तो लोग कैसे सर्वाइव करेंगे, ये सोचने वाली चीज है, ठीक है। सो दैट इज वाई दे आर प्लानिंग फॉर अ alternate settlement in space. Okay, as Stephen Hawking recently said, I don't think the human race will survive the next 1000 years unless we spread into space. तो स्टीफन हॉकिंग्स एक बहुत ही फेमस एंड पॉपुलर साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एंड उनका ये कहना है कि ह्यूमन रेस सर्वाइव नहीं करेगा नेक्स्ट 1000 ईयर्स तक, जब तक कि हम अपने आप को स्पेस में स्प्रेड नहीं करें, ठीक है। बिकॉज वी हैव टू सर्च फॉर अल्टरनेट places where we can live and we can survive and we can thrive. Okay, there are too many accidents that can befall life on a single planet, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं जिसके वजह से ऐसा भी एक समय आ सकता है कि लाइफ फॉर्म जो है हमारे प्लेनेट से खत्म हो जाए, ठीक है। क्योंकि हमेशा क्या है कि हमारे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द टेररिज्म, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर टेस्ट्स, ठीक है, एंड यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो इसकी वजह से ये हो सकता है कि हमारा जो लाइफ जो है प्लेनेट पे खत्म हो जाए, ठीक है, ऐसा स्टीफन हॉकिंग्स का मानना है, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो आपका जो टोटल जो पैसेज है ये किससे रिलेटेड बात कर रहा है, ये आपका बात कर रहा है अबाउट द गैलेक्सीज, ओके, अबाउट द प्लैनेट्स, अबाउट हाउ वी विल सर्वाइव, ओके। तो इस चीज के बारे में बात कर रहा है एंड मेनली इसमें दो चीज के बारे में बात हो रही है। एक तो बात हो रहा है आपका कि जो उनके जो कैलकुलेशंस हैं एस्ट्रोलॉजर्स के, वो गलत पाए जा रहे हैं, और वो गलत क्यों हो रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द न्यूअर प्लैनेट्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली, ठीक है। और टोटल 8 प्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं, और दूसरा क्या है कि उसमें देखा जा रहा है कि जो 2 प्लैनेट्स हैं उनका सर्कुलर ऑर्बिट है एंड देयर लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन दोस 2 प्लैनेट्स बिकॉज of its circular orbit that is same like that of the Earth's orbit. Okay, तो अर्थ का जैसा ऑर्बिट है
उसी की तरह उन दो प्लैनेट्स का भी ऑर्बिट देखा जा रहा है और बाकी जो है उनके जो ऑर्बिट को देखा जा रहा है, तो दैट इज एलिप्टिकल सेम लाइक द प्लूटो हैज। ओके, एंड इसमें यह भी एक बात किया जा रहा है कि मीटियोराइट्स पे माइक्रोब्स का डिस्कवरी, इससे ये पता चल सकता है, इससे ये हमें पता चलता है कि हाँ लाइफ कहीं और भी एग्जिस्ट करता है एंड वी आर नॉट द ओनली पीपल हु आर लिविंग क्रीचर्स ऑन इन दिस यूनिवर्स। ओके, सो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू ऑथर्स बिलीफ, ऑथर के बिलीफ के हिसाब से इट कैन बी इन्फर्ड दैट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू एक्सेप्ट। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये इन्फर किया जा सकता है कि कौन सा ऐसा नॉट ट्रू है, ठीक है, एक्सेप्ट। ठीक है, तो जब एक्स नॉट ट्रू है मतलब कि फॉल्स है, ठीक है, एंड फॉल्स के एक्सेप्ट मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा हमें ट्रू वाला पार्ट हमें खोजना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिकोड करेंगे। ठीक है, हमें ये क्वेश्चन ऐसा इसलिए दिया जाता है ताकि लोग पढ़ते के साथ ही कंफ्यूज हो जाएं और गलत आंसर टिक कर दें। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये जो 5 ऑप्शन दिए हैं इसमें से हमें ट्रू वाला फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके, सो लेट अस गो थ्रू द ऑप्शंस। ओके, तो क्या बोल रहा है, इट इज अनलाइकली दैट द ह्यूमन रेस कैन सर्वाइव द नेक्स्ट 1000 years। ठीक है, तो बोल रहा है कि इट इज नॉट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस कैन सर्वाइव द नेक्स्ट 1000 years। ऐसा तो बोला ही जा रहा है, ये बात तो सही है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, इट सीम्स क्वाइट लाइकली दैट द ह्यूमन रेस कैन सर्वाइव द नेक्स्ट 1000। नहीं, ऐसा लाइकली तो नहीं है, ये तो गलत बात है, ये तो अनलाइकली है दैट ह्यूमन कैन सर्वाइव द नेक्स्ट 1000 years। ठीक है, तो ये तो गलत है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सीडेंट्स विल वाइप आउट द ह्यूमन रेस फ्रॉम दिस प्लैनेट बाय एक्सीडेंट्स विद इन द नेक्स्ट 1000 years। ठीक है, देखिए लाइफ फॉर्म खत्म हो जाएगा, ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगा फ्रॉम द प्लैनेट्स विद इन द नेक्स्ट 1000 years, ये बात ठीक है, बट इट विल बी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, बाय एक्सीडेंट हो ऐसा हम नहीं कह सकते, सो दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्या है, अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विथ लाइफ, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज सेड दैट देयर आर माइक्रोब्स दैट हैव बीन डिस्कवर्ड on the meteorite, okay, and that implies that there are other life forms in the universe. Okay, so we cannot say that we are the only living beings in this universe, so that means that earth is not the only planet with life. Okay, so this is wrong. Next is the age of human race is 1000 years। ऐसा नहीं है कि एज ऑफ ह्यूमन रेस जो है वो सिर्फ 1000 years का है। ठीक है, अगर हम सही तरीके से रहें तो हो सकता है कि हम लाखों साल भी जिए। ठीक है, तो ये एक ह्यूमन रेस का एज के बारे में हम कुछ भी पर्टिकुलरली नहीं कह सकते हैं। ठीक है, इट इज ओनली सेड दैट इट इज क्वाइट अनलाइकली दैट द ह्यूमन रेस कैन सर्वाइव द नेक्स्ट 1000 years। ओके, एंड उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बिकॉज दे आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एट अ वेरी फास्ट पेस। ठीक है, एंड तो इसीलिए हमें क्या इसमें दिख रहा है, जो सही आंसर कौन सा है हमारा, ये ऑप्शन ए होगा। ठीक है, सो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन ए क्यों है एंड वाई बी सी डी इज नॉट द राइट आंसर। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड। ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से क्या इन्फर किया जा सकता है ये बताना है हमें। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या इन्फर किया जा सकता है। तो ऑप्शन है, फाइंडिंग ट्रेसेस ऑफ माइक्रोब्स इन अ मीटियोराइट प्रूव्स द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। ठीक है, देखिए मीटियोराइट का एग्जिस्टेंस को अगर प्रूफ हो जाता है, ठीक है, अगर ये अगर प्रूफ होता है बिकॉज दे आर फाइंडिंग ट्रेसेस ऑफ माइक्रोब्स इन अ मीटियोराइट। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कहना जा रहा है कि देयर आर अदर यूनिवर्स आल्सो, देयर आर आल्सो अदर गैलेक्सीज, अदर यूनिवर्सेस, ओके, वेयर लाइफ कैन सर्वाइव, वेयर वी कैन सर्वाइव एंड थ्राइव। ओके, मतलब कि लाइफ फॉर्म जो है सिर्फ अर्थ पे ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, देयर मे बी अदर गैलेक्सीज, देयर मे बी अदर सोलर सिस्टम्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट्स। ओके, तो ये अदर प्लैनेट्स होगा ऐसा नहीं कह सकते हम। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फाइंडिंग ट्रेसेस ऑफ माइक्रोब्स इन अ मीटियोराइट कन्वर्टेड द बिलीफ। ठीक है, तो बिलीफ को कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, मगर यहाँ पे बिलीफ तो कन्वर्ट हो तो नहीं रहा है। ठीक है, और इनका बिलीफ क्या है, दैट वी आर नॉट अलोन इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इस बिलीफ को। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर रॉन्ग आंसर। ओके,
नेक्स्ट क्या है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी पैसेज में कन्वर्जन ऑफ बिलीफ से रिलेटेड तो कुछ बात नहीं कहा गया है, ठीक है। ये जो कन्वर्जन ऑफ बिलीफ जो लिखा हुआ है ऐसा तो कहीं बात नहीं किया गया, क्योंकि हमें इसमें पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट क्या है, फाइंडिंग ट्रेसेस ऑफ माइक्रोब्स इन अ मीटियोराइट वुड मेक इट पॉसिबल टू एक्सचेंज गैलेक्टिक ईमेल्स इन फ्यूचर, ठीक है। ये तो हमें दिख रहा है क्योंकि ये सेम चीज बात किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है कि बहुत ट्रिकी टाइप का है, हो सकता है कि हमें बी वाला सही लगे बट ये सही नहीं होगा, ठीक है। एंड सी जो है ये सही हो सकता है, ठीक है, बिकॉज इसमें ये फाइंडिंग ट्रेसेस ऑफ माइक्रोब्स इन अ मीटियोराइट मतलब क्या है, ठीक है, इसको हमें समझना है, ठीक है। तो इसको हम पहले पैसेज में चल के देखते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। एज द केस इन अदर रिसेंट डिस्कवरीज सच एज फाइंडिंग traces of microbes in a meteorite, it's to strengthen the belief that we are not alone in the universe. Okay, so would be exchanging intergalactic emails soon, ठीक है। तो इसकी वजह से हो सकता है कि हम emails फिर से हम किसी के साथ हम exchange कर पाए who are not from this galaxy. Okay, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि finding traces of microbes in a meteorite would make it possible to exchange galactic emails, इसका मतलब है कि there are also other places that exists beyond our universes. Okay, so अगर कोई ऐसे लोग, ऐसे कोई दूसरा स्पीशीज अगर एग्जिस्ट करता है तो उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग ईमेल्स इन द फ्यूचर। ओके, तो ये तो मुझे ठीक दिख रहा है, बट हम बाकी के ऑप्शंस को भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, finding traces of microbes in a meteorite made us think about exploring the viability of establishing human settlements in space. Okay, ठीक है। अगर म्यूटियोराइट में अगर माइक्रोब्स का एग्जिस्टेंस को अगर हम प्रूफ करते हैं या फाइंड करते हैं, ठीक है, तो इसके वजह से हमें क्या सोचने को मिला, इसके वजह से हम ये सोच पा रहे हैं कि वी कैन एक्सप्लोर द वाइबिलिटी, हम इस चीज को हम चेक कर सकते हैं कि हाँ, उस वाइबिलिटी को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं कि ह्यूमन सेटलमेंट्स को स्पेस में कैसे किया जाए, ठीक है। क्योंकि अगर किसी मीटियोराइट पे अगर माइक्रोब एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मीटियोराइट का कोई एक पर्टिकुलर पाथ तो होता नहीं है, ओके, इट हैज अ वेरी रैंडम पाथ, इसका कोई पर्टिकुलर पाथ तो होता नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बहुत ये काफी फार फ्लंग एरियाज से भी आ रहा होगा, ठीक है, स्पेस से, ठीक है। और अगर उसमें माइक्रोब्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो हम स्पेस में भी ह्यूमन सेटलमेंट्स को बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। सो दैट इज वाई मुझे ये ठीक ही दिख रहा है, ठीक है। एंड नन ऑफ दिस कैन बी इन्फर्ड। ओके, तो इसमें से कुछ तो इन्फर किया जा सकता है। तो हमें डाउट किस में है, हमें डाउट है, हमें सी एंड डी में डाउट है, ठीक है। तो आखिर इसमें सही कौन सा होगा, ठीक है। देखिए, मीटियोराइट में माइक्रोब मिलने का मतलब ये तो नहीं है कि हम इट इज पॉसिबल फॉर अस टू एक्सचेंज इट इज पॉसिबल फॉर अस टू एक्सचेंज गैलेक्टिक ईमेल्स इन फ्यूचर, ठीक है। मीटियोराइट में माइक्रोब मिलने का मतलब ये नहीं है, ठीक है। ये बोल रहा है कि हाँ, अगर ऐसा संभावना होता है कि अगर कोई ऐसा लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है बियॉन्ड आवर यूनिवर्स, देन एंड इफ एनी अदर स्पीशीज आर लिविंग in another galaxy or in any other universe, then we can communicate through them via emails, ठीक है। तो इससे ये इन्फरेंस नहीं निकलता है कि अगर माइक्रोब मेटियोराइट में माइक्रोब अगर एग्जिस्ट करता है तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू एक्सचेंज गैलेक्टिक ईमेल्स, ठीक है। इसका कोई इससे ये नहीं निकलता, इससे ये कंक्लूजन नहीं निकलता है, ठीक है। बट हाँ, अगर मेटियोराइट में अगर माइक्रोब्स अगर पाया जाता है तो इससे हम ये जरूर कह सकते हैं कि हाँ, वी कैन establish human settlements in space, ठीक है। it is possible because अगर लाइफ फॉर्म अगर मीटियोराइट में एग्जिस्ट कर सकता है तो स्पेस में भी एग्जिस्ट कर सकता होगा डेफिनेटली। सो अगर स्पेस में एग्जिस्ट कर सकता है तो स्पेस में ह्यूमन सेटलमेंट्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ओके। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो ऑप्शन सी है दिस इज रॉन्ग, ओके, एंड ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है। तो इससे हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। दिस वाज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, ओके। और हो सकता है इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हो, बिकॉज काफी लोगों को ये भी लग रहा होगा कि बी भी सही हो सकता है, सी भी सही हो सकता है एंड डी भी सही हो सकता है, ठीक है। बट हमें पता होना चाहिए कि हाँ, अगर माइक्रोब्स अगर मीटियोराइट में अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब है कि लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है स्पेस में, ठीक है। और अगर स्पेस में अगर
लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर सकता है, तो इसका मतलब है कि इंसान भी स्पेस में ह्यूमन सेटलमेंट्स कर सकता है। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल कंक्लूजन निकल के आएगा ना। ठीक है, कि अगर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है मीटेराइट में, तो स्पेस में हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम अपना सेटलमेंट्स को क्या कर सकते हैं, ह्यूमन सेटलमेंट्स को हम स्पेस में ले जा सकते हैं। सो ये एक रीजनेबल कंक्लूजन निकल के आता है। ठीक है, ये कोई रीजनेबल कंक्लूजन नहीं है कि अगर मीटेराइट पे माइक्रोब्स एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब है कि हम वी कैन एक्सचेंज गैलेक्टिक ईमेल्स इन द फ्यूचर, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये सही क्यों होगा आंसर। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इट कैन बी इन्फर्ड। ठीक है, तो पैसेज के हिसाब से हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, इट इज सेम एज द लास्ट क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, इसमें पढ़ते हैं। अ प्लैनेट विथ अ सर्कुलर ऑर्बिट इज मोर लाइकली टू बी हॉस्पिटेबल टू लाइफ देन वुड वन विथ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट बिकॉज द लैटर एक्सपीरियंस, लैटर मतलब जो इलिप्टिकल जिसका बात किया गया है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, द लैटर experiences very low temperatures। ठीक है, very low temperatures exist elliptical orbit वाले जो planets हैं उनमें क्या very low temperatures तो जाते ही होंगे, डेफिनेटली जाते होंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है, a planet with a circular orbit is more likely to be hospitable। ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट वाले हैं, they are going to be more hospitable to life forms than would one with a elliptical orbit since the latter is proximate to the energy giving star it is circumambulating। ठीक है, तो ऐसा हमें हो सकता है कि ये लगे कि सही हो सकता है, might be possibility, तो बाकी को भी चेक कर लेते हैं। A planet with a circular orbit is more likely to be hospitable to life forms than would one with an elliptical orbit because the latter experiences extreme temperatures। ओके, और डी क्या बोल रहा है, ए एंड सी, एंड ई क्या बोल रहा है, ए बी एंड सी। ठीक है, तो क्योंकि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि ये इसमें क्या लग तो रहा है कि ए बी सी तीनों ही सही है। ठीक है, बट इसको हम एक बार जाके पैसेज में चेक कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द पैसेज। ओके ओके, तो कहां पे है ये, इसमें होगा, हाँ यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे लिख रहा है कि दिस इज सिग्निफिकेंट because a planet with a circular orbit would more likely to be hospitable to life forms than would one with an elliptical orbit in the latter, मतलब elliptical orbit वाले जो planets हैं, the planet experiences extreme temperatures depending on whether it is proximate to or distance from the energy giving star it is circumambulating। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शंस के साथ आपको कैसे कंफ्यूज किया गया है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि द प्लैनेट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है कि द प्लैनेट एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर। ठीक है, ये बात कर रहा है। तो अगर हम इसमें ऑप्शंस पे चल के देखते हैं तो इसमें क्या बोला गया है कि दे आर ए ऑप्शंस में अगर हम जाके चेक करते हैं तो इसमें बोल रहा है कि दे आर एक्सपीरियंसिंग वेरी लो टेम्परेचर्स। ठीक है, तो ये तो आपका यहां से कैंसल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, तो इसमें रीजन तो नहीं बताया गया है कि हॉस्पिटेबल क्यों होगा। ठीक है, ये जो ऑप्शन बी है इसमें ये नहीं बताया जा रहा है कि जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसमें हॉस्पिटेबल क्यों है, एंड जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है जो लेटर वाला है उसमें लाइफ फॉर्म क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें इस रीजन को शेयर नहीं किया गया है। ये जरूर सब मेंशन है कि इट लेटर इज प्रॉक्सिमेट टू द एनर्जी, ये वाला जो है आपका पैसेज से जरूर लिया गया है, बट इट इज नॉट टेलिंग यू दैट why the life form cannot exist in the on the planets that have elliptical orbit, ये तो नहीं बताया गया है। ठीक है, सो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या बोल रहा है कि सर्कुलर ऑर्बिट इज मोर हॉस्पिटेबल टू लाइफ फॉर्म्स देन वुड वन विथ एन इलिप्टिकल ऑर्बिट बिकॉज द लैटर एक्सपीरियंसेस एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यही तो बात किया गया है, दे आर एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, यही तो बात किया जा रहा है। देखिए इसमें कैसे कंफ्यूज किया गया ए बी सी में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें इसमें कैसे कंक्लूड करना है, हमें कैसे कंक्लूजन पे आना है कि विच इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और ये दोनों तो हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि होगा तो कोई एक ही होगा, बिकॉज ऑल थ्री आर सेइंग समवॉट समथिंग सेम, बट द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, तो आई गेस आपको पता चल गया कि इसका आंसर सी क्यों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अकॉर्डिंग टू द पैसेज वी कैन इन्फर, तो पैसेज के हिसाब से हमें बताना है क्या हमारा इन्फरेंस है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं ऑप्शंस को क्या बोल रहा है। पैरेलल यूनिवर्सेस आर हाफ ट्रूथ एंड हाफ ट्रूथ इज नॉट परसेप्टेबल। ठीक है, ऐसा तो बात नहीं कर रहा है कहीं पे कि ये हाफ ट्रूथ है, ऐसा तो बात नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो होल ट्रूथ के बारे में बात हो रहा है कहीं ना कहीं, हाफ ट्रूथ के बारे में तो कहीं बात नहीं हो रहा है। सो दिस इज रॉन्ग। ओके, और क्या बोल रहा है, पैरेलल यूनिवर्सेस आर नॉट इजिली परसेप्टेबल बिकॉज दे आर नॉट द होल ट्रूथ। ठीक है, देखिए देखने हो सकता है कि ये सही हो, ठीक है, बट इसमें हमें चेक करना पड़ेगा बिकॉज नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें क्या बोल रहा है, पैरेलल यूनिवर्सेस आर नॉट इजिली परसेप्टेबल एंड व्हाट वी परसीव इज नॉट द होल ट्रूथ। ठीक है, तो अगर हम इसके पैसेज में जाके अगर हम देखते हैं, क्योंकि हमें पैसेज के हिसाब से ही बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, परहैप्स सेजेस, लास्ट में देखिए जो लास्ट सेकंड लाइन है इसमें क्या बोल रहा है, परहैप्स सेजेस who say that the truth is not easily perceptible mean just this, what is evidently before us is not the whole truth। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि what we think, ठीक है, जो परसीव हम कर रहे हैं, तो जो what we perceive is not the whole truth ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, बिकॉज यहाँ ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, एंड नॉट दिस वन, बिकॉज इसमें क्या बोल रहा है, बिकॉज दे आर नॉट द होल ट्रूथ, ऐसा नहीं बोल रहा है, क्योंकि हम जो परसीव कर रहे हैं दैट इज नॉट द होल ट्रूथ ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, सो ये सही दिख रहा है मुझे एंड दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, ट्रूथ इज ऑलवेज इजिली परसेप्टेबल, ये हम इन्फर नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल यूनिवर्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, ये भी हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसा तो बात कहाँ ही जा रहा है। सो व्हाट इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, आफ्टर डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज साइंटिस्ट्स आर। ठीक है, तो जब उन्होंने डिस्कवरी किया न्यू प्लैनेट्स को, ठीक है, तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि साइंटिस्ट्स किस टाइप के मूड में है, उनका क्या फीलिंग है। तो यूफोरिक है क्या, नहीं यूफोरिक तो नहीं होंगे। नेक्स्ट क्या है, जुबिलियंट है, वो खुशी किस चीज़ का मनाएंगे, बिकॉज उनका जो भी उनका जो आउटकम था वो गलत, कैलकुलेशंस जो थे वो भी गलत हो जा रहे थे, तो जुबिलियंट तो नहीं होंगे। ठीक है, ना ही यूफोरिक होंगे क्योंकि उनके कैलकुलेशंस गलत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कैलकुलेशंस से रिलेटेड सारा बात है। ठीक है, जो यहाँ पे बताया रहा है कि कैलकुलेशंस जो है हमारे रॉन्ग हो जा रहे हैं। ठीक है, दे आर गोइंग हेवायर, दे आर गोइंग एवरी, तो दैट इज वाई ये दोनों तो नहीं होगा। इलेटेड भी नहीं हो सकता है, ठीक है, एंड जॉयस भी नहीं हो सकता है। बट जो डिस्कवरी ऑफ न्यू प्लैनेट्स हुआ है उसके वजह से क्या है, दे आर इंथुजियास्टिक। ठीक है, क्योंकि उनका जो कैलकुलेशंस था उनको लग रहा था कि हम तो सारा कुछ सही कर रहे हैं, बट वाई, व्हाट इज द रीजन दैट आवर कैलकुलेशंस आर गोइंग हेवायर, यही तो उनका प्रॉब्लम था, यही तो वो सोच रहे थे। ठीक है, तो जब उनको ये पता चला कि दे हैव डिस्कवर्ड 8 न्यू प्लैनेट्स, ठीक है, सो दे गॉट एंथुजियास्टिक, क्योंकि उसके बाद सारा समीकरण ही बदल गया। ठीक है, क्योंकि जब 8 न्यू प्लैनेट्स की डिस्कवरी हुई, ठीक है, तो उनका जो कैलकुलेशंस थे हो सकता है कि वो किसी गलत चीज को लेके आगे बढ़ रहे, कैलकुलेट कर रहे होंगे। ठीक है, एंड अगर उन्होंने इन कुछ ऐसे चीजें उनको कंसिडरेशन में लिया होता, ठीक है, तो हो सकता है कि उनका कैलकुलेशन सही हो जाता। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे आर एंथुजियास्टिक दैट उनका जो कैलकुलेशंस गलत हो रहा था, इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ देयर मिस्टेक, इट वाज बिकॉज ऑफ समथिंग दैट वाज बियॉन्ड देयर नॉलेज। ओके, सो दैट इज व्हाई एंथुजियास्टिक सही होगा ऑप्शन आपका। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑप्शन सी ही क्यों होगा एंड व्हाई नॉट ऑप्शन ए, बी, डी एंड ई। ओके ओके, सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द पैराजम्बल्स। ओके, पैराजम्बल्स में हम पहले देखते हैं, स्टडी करते हैं कि इसमें क्या बात कर रहा है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन, वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज द राइट सीक्वेंस ऑफ दिस पैराजम्बल्स। ओके, सो क्या बोल रहा है, देयर इज सो मच डिसएग्रीमेंट अबाउट द करेक्ट सेंस ऑफ होली स्क्रिप्चर। ओके, बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है अबाउट द करेक्ट सेंस ऑफ होली स्क्रिप्चर, जो होली स्क्रिप्चर में जो भी मेंशन है तो उसका जो करेक्ट सेंस है उसके बारे में बहुत सारा डिसएग्रीमेंट है लोगों के बीच में। और क्या बोला जा रहा है, दैट द क्लेम दैट दिस सेंस इज मैनिफेस्ट इज इटसेल्फ एन इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, उनका जो क्लेम है दैट दिस सेंस इज मैनिफेस्ट इज इटसेल्फ एन इंटरप्रिटेशन एंड सो सब्जेक्ट टू रिजेक्शन, और उसी की वजह से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें होली स्क्रिप्चर से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। ठीक है, और होली स्क्रिप्चर में जो भी लिखा हुआ है, जो होली बुक में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है,
तो उसके बारे में लोगों का बहुत ही ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है। कुछ कह रहे हैं कि ये सही है, कुछ कह रहे हैं कि वो सही है, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट जो भी उसमें लिखा हुआ है उनके लिए लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, वो सहमत नहीं है एक दूसरे के बात से, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोल रहा है, प्रॉफिट्स, preachers and scholars alike all attempt to derive the genuine will of God from the revealed text, ठीक है। तो ये जो revealed text है किसको बोला जा रहा है, ये उस टेक्स्ट को बोला जा रहा है that is in the holy scripture, ठीक है, जो होली स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, जो होली बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। स्क्रिप्चर को समझिए, बुक समझिए, ठीक है, इट इज होली बुक, ठीक है। तो जो भी होली बुक में लिखा जा रहा है, ठीक है, तो जो प्रॉफिट्स होते हैं, जो प्रीचर्स होते हैं और जो स्कॉलर्स होते हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू से उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्योंकि उनका क्या है, सबका अपना अपना एजम्पशन होता है चीज़ों को लेके, सबका अपना सोचने का तरीका अलग होता है, ठीक है। कुछ है जो आपका लॉजिकल वे में सोचते हैं, ठीक है, कुछ है जो आपका प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, ठीक है, एंड कुछ जो है आपका रिलीजियसली सोचते हैं, ठीक है, रिलीजियस वे में सोचते हैं, रिलीजियसली नहीं सोचते हैं, रिलीजियस वे में सोचते हैं, ठीक है। तो सबका पॉइंट ऑफ व्यू जो है उस होली स्क्रिप्चर को लेके अलग होता है, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा सेंटेंस में, द कमांड्स ऑफ गॉड, गॉड के जो कमांड्स है, तो गॉड्स के कमांड कहाँ लिखे जाते हैं, वो होली स्क्रिप्चर में ही तो लिखे होते हैं, ठीक है। जो भगवान कहते हैं या जो जैसा मानना है लोगों का कि व्हाट गॉड सेज इट इज रिटन इन द होली स्क्रिप्चर, ठीक है। तो द कमांड्स ऑफ गॉड इज रिटन इन द होली स्क्रिप्चर। सो क्या है वो, दैट इज द कंटेंट्स ऑफ द डिवाइन रेलिवेशन आर सफिशिएंटली एम्बिगुअस दैट दे रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो वो एम्बिगुअस है, एम्बिगुअस मतलब क्या हो गया, एम्बिगुअस मतलब हो गया दैट हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, having more than one possible meaning, ठीक है। तो ambiguous मतलब ये हुआ, ठीक है। ओके, तो बोल रहा है कि जो कमांड ऑफ गॉड जो होली स्क्रिप्चर्स में जो मेंशंस होते हैं, जो कंटेंट्स में जो मेंशन होते हैं, सो दे आर एम्बिगुअस एंड दे रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। क्योंकि वो क्या रहता है, कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा रहता है, कुछ एक ऐसा बात लिखा रहता है जिसको लोग इंटरप्रेट करते हैं अपने तरीके से, ओके, एंड दैट इज व्हाई देयर इज सो मच डिसएग्रीमेंट, ठीक है। इसी वजह से बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट होता है लोगों के बीच में, ठीक है। जैसा कि बताया जा रहा है प्रॉफिट्स, प्रीचर्स एंड स्कॉलर्स के बीच में, ठीक है, उनका एक अपना अलग एजम्पशन है एंड उनका अपना अलग एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा, बट दिस डिस्टिंक्शन कैनॉट बी अनएम्बिगुअसली प्रिजर्व्ड फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है, तो डिस्टिंक्शन किसके बीच में हमें नहीं पता है, देखते हैं शायद आगे पता चले। इट कैनॉट बी अनएम्बिगुअस, ठीक है। वो अनएम्बिगुअस मतलब कि एक मत होना, ठीक है, अनएम्बिगुअस मतलब कि एक मत होना, ठीक है। तो बोल रहा है कि उसको एक मत नहीं रखा जा सकता है, इट कैनॉट बी प्रिजर्व्ड, ठीक है, उसको एक मत नहीं रख सकते हैं, और उसके पीछे एक सिंपल रीजन है, और वो क्या है रीजन हमें देखना है, वो रीजन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वी सीम टू हैव अराइव्ड एट अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिस्टिंक्शन की जो बात हो रही है वो इसी की बात हो रही है, ठीक है। तो डिस्टिंक्शन किसके बीच में, फिलॉसफी एंड रिलीजन के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, ठीक है। तो इसी डिस्टिंक्शन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे ये जो आपका जो फोर्थ सेंटेंस है इसमें क्या बोल रहा है, they cannot be unambiguously preserved for a very simple reason, ठीक है। और वो रीजन क्या है हमें देखना पड़ेगा। तो वो रीजन ये दिख रहा है हमें कि इसमें जो बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो प्रॉफिट्स हैं, प्रीचर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनका क्या है, अपना एक अलग अलग सोच है चीज़ों को लेके, बुक्स को लेके, ठीक है, उसमें जो कंटेंट्स है उसको लेके, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग अपना लॉजिकल वे में सोचते हैं, कुछ अपना प्रैक्टिकल वे में सोचते हैं, कुछ लोग अपना रिलीजियस वे में सोचते हैं, ठीक है, एंड दैट इज वाई इट इज एम्बिगुअस, ओके। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि इसमें पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस में बोल रहा है देयर इज सो मच डिसएग्रीमेंट अबाउट द करेक्ट सेंस ऑफ होली स्क्रिप्चर, ठीक है। तो होली स्क्रिप्चर को लेके इतना ज्यादा डिसएग्रीमेंट क्यों है, ठीक है। और इसमें बताया जा रहा है कि द सेंस इज मैनिफेस्ट इज इटसेल्फ एन इंटरप्रिटेशन, ये खुद में एक इंटरप्रिटेशन है, ठीक है।
एंड सो सब्जेक्ट टू रिजेक्शन, और इसी की वजह से इसको रिजेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्या किया जा रहा है ये बताया जा रहा है, मगर ये डिसएग्रीमेंट किस वजह से हो रहा है ये तो हमें नहीं पता चल रहा है ना, ठीक है। और ये डिसएग्रीमेंट किसके किसके बीच में ये भी हमें पता करना है। तो सेकंड सेंट ये तो फर्स्ट नहीं हो सकता है। नेक्स्ट में क्या है कि प्रोफेट्स, प्रीचर्स एंड स्कॉलर्स, ये लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सबके सामने रखते हैं फ्रॉम द रिवील्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो किस चीज को रखते हैं ये हमें नहीं पता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हैं ये नहीं पता है। सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी योर फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्या है, द कमांड्स ऑफ गॉड दैट इज कंटेंट्स ऑफ डिवाइन रिलेशंस आर सफिशिएंटली एम्बिगुअस दैट आर रिक्वायर इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो किस चीज को इंटरप्रिटेशन किया जाता है उसमें बता रहा है कि दे आर सफिशिएंटली एम्बिगुअस, मतलब दे आर हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है। तो किस चीज का मीनिंग है ये भी हमें नहीं पता चल रहा है, ठीक है। ओके, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, बट है, तो बट से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टिंक्शन बोल रहा है, और डिस्टिंक्शन हमारा यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब कि ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हमें दिख रहा है कि हाँ ये जो फिफ्थ वाला है, ठीक है, ये जो फिफ्थ वाला है आपका सेंटेंस, ठीक है, तो इसमें हमें दिख रहा है कि वी सीम टू हैव अराइव्ड एट अ शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द फिलॉसफी एंड रिलीजन, ठीक है। तो यही दो चीज हैं, फिलॉसफी और रिलीजन, जिनको लेके लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर इस पैराजंबल को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इसमें जो टोटल जो बात हो रहा है वो किससे रिलेटेड बात हो रहा है, इट इज अबाउट फिलॉसफी एंड रिलीजन, ठीक है। हाउ what is the distinction between them and how they come to the sharp distinction between them, ठीक है। तो यही तो सेंट्रल थीम है इसका, ठीक है, because this passage is all about religion and philosophy, so this is going to be your first sentence, okay। अब दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो मेंशन है कि they have arrived at a sharp distinction, ठीक है, ये sharp distinction पे arrive हो चुके हैं, और इसमें बोला जा रहा है अगर हम ध्यान से देखें तो बोल रहा है कि बट दिस डिस्टिंक्शन, तो ये दिस डिस्टिंक्शन किसी को बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है, ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन फिलॉसफी एंड रिलीजन, ठीक है। तो बोल रहा है कि बट दिस डिस्टिंक्शन कैन नॉट बी अनएम्बिगुअसली प्रिजर्व्ड, ठीक है, इसको हम एक मत से हम नहीं सोच सकते हैं या उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, ठीक है। तो यह डेफिनेटली आपका सेकंड स्टेटमेंट होगा, ठीक है। और इसमें क्योंकि हमें अब क्या हमें फाइंड आउट करना है कि ये सिंपल रीजन क्या है, ठीक है, ये रीजन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं क्या, ओके, तो रीजन क्या है, इट इज द रीजन इज बिकॉज दे आर सफिशिएंटली एम्बिगुअस, मतलब कि जो कमांड्स ऑफ गॉड जो हैं वो क्या है आपका एम्बिगुअस नेचर के हैं, मतलब दे आर हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग एंड दैट इज द रीजन, ओके, ये जो एम्बिग्विटी है दैट इज द रीजन, ओके, दे आर सफिशिएंटली एम्बिगुअस एंड दिस इज द रीजन, ये बोलना बताया जा रहा है। सो ये हमारा हो जाएगा थर्ड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, ओके ओके। और ये जो आपका जो ये जो आपका जो डिस्टिंक्शन है जिसके वजह से जिसको बोल रहा है कि इसके वजह से हम अनएम्बिगुअसली प्रिजर्व नहीं कर सकते इस डिस्टिंक्शन को, ठीक है। तो दिस इज लीडिंग टू एन डिसएग्रीमेंट, ठीक है, और ये डिसएग्रीमेंट के बारे में कहाँ बात हो रहा है, ये हमारा बात हो रहा है फर्स्ट सेंटेंस में, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेंटेंस में दिख रहा है ना, देयर इज सो मच डिसएग्रीमेंट, तो ये इसी डिसएग्रीमेंट के बारे में बात कर रहा है अबाउट द करेक्ट सेंस ऑफ होली स्क्रिप्चर, ठीक है। तो ये डिसएग्रीमेंट किसके बारे में है, द करेक्ट सेंस ऑफ होली स्क्रिप्चर, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है कि ये हमारा क्या हो जाएगा फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ स्टेटमेंट आफ्टर rearrangement. And why this is going to be fifth statement after rearrangement? Because it says that the prophets, preachers and scholars alike all attempt to derive the genuine will of the God from the revealed text, ठीक है। ये सबको जो है गॉड के जो कमांड्स हैं उसको क्या करते हैं, वो जो रिवील्ड टेक्स्ट है उसमें से वो अपना इंटरप्रिटेशन देते हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए आपका फिफ्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस आपका, सो इट इज 5, then it is 4, then 3, then 1 and 2. So this is going to be your correct sequence after rearrangement. Okay, तो ये moderate level का था, ठीक है, moderate to difficult level का था, ठीक है, इसको समझने में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो है डिफिकल्ट लेवल का होने वाला है, ठीक है। ओके, सो हियर इज योर सेकंड पैराजंबल, इसको हम पहले पढ़ते हैं और समझते हैं क्या बोल रहा है। एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस as material reality is born and in an invisible realm beyond space and time,
अ realm revealed by science to consist of energy and information। ठीक है, तो बोल रहा है कि हम जो भी चीज एक्सपीरियंस करते हैं अपने रियलिटी में, जो मटेरियल रियलिटी में जो भी चीज हम एक्सपीरियंस करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से बॉर्न होता है? इट इज बॉर्न इन एन इनविजिबल रेल्म बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। ठीक है, तो ये चीजें जो है हमारे समझ के परे हैं। ठीक है, और वो समझ के परे क्यों है? बिकॉज इट इज बॉर्न इन अ प्लेस इन एन रेल्म दैट इज बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। ठीक है, हम इस अभी तक ये हम पता नहीं कर पाए हैं कि आखिर इसको समझना ये है, क्योंकि ये हमारे एग्जिस्टेंस से रिलेटेड बात कर रहा है। ठीक है, कि हम एग्जिस्ट करते हैं, हमारा एक ये अर्थ है, ये प्लैनेट है। ठीक है, और इस प्लैनेट में लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करता है, सब चीज ठीक ठाक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये आखिर पॉसिबल कैसे हो रहा है? ठीक है, कोई ना कोई तो इसको कोई एक ऐसा पर्सन या कुछ ऐसा कुछ एनर्जी होगा, ठीक है, जो इन चीजों को कंट्रोल करता है। ठीक है, एंड वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड आउट दैट बिकॉज वी आर कंटिन्यूअसली trying to figure out, we are doing experiments, we are doing observations, okay, and still we have not been able to find out, okay, तो यही बात कर रहा है। ठीक है, और that it exists beyond the invisible realm beyond space and time, okay, और ये जो realm है, ये realm किसको हम कहते हैं? it is revealed by science to consist of energy and information। ठीक है, तो ये क्या है आपका, जिसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल पावर या एनर्जी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो रेल्म है इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? एज अ साइंस दैट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? व्हाट वुड द फैक्ट्स बी लाइक इफ वी हैड देम। तो बोल रहा है कि वो फैक्ट्स क्या होते हैं अगर वो किस तरह के फैक्ट्स होते हैं अगर हमारे पास होते, क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि हमारा एग्जिस्टेंस किस तरीके से है। ये एनर्जी को हमने डिफाइन नहीं कर पाए हैं। ठीक है, हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन नहीं कर पाए, हम स्पेस एंड टाइम को अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए, हम उस रेल्म को डिफाइन नहीं कर पाए हैं जहाँ जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? दिस इनविजिबल सोर्सेज ऑफ ऑल दैट एग्जिस्ट इज नॉट एम्प्टी वॉइड बट द वूम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये जो इनविजिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे बीच में, ठीक है, तो इसको हम किसी एक एम्प्टी, इसको क्या कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि इट इज एन एम्प्टी वॉइड। ठीक है, और इस एम्प्टी वॉइड को कोई डिफाइन नहीं कर पाया कि ये एम्प्टी वॉइड क्या है। ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से समझते हैं? उसको हम इस तरीके से समझते हैं दैट इट इज द वूम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। ठीक है, तो वूम मतलब होता है कोख। ठीक है, तो जो क्रिएटर है, तो क्रिएटर कौन है? जो गॉड है, तो गॉड को ही तो हम क्रिएटर मानते हैं। ठीक है, तो इट इज द वूम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ। हम ये मान के चलते हैं फिलोसफिकल थॉट्स के प्रोसेस के हिसाब से दैट वी आर बोर्न बाय द क्रिएटर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है हमारा? समथिंग क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइजेस दिस एनर्जी। ठीक है, तो ये समथिंग क्या है? ये कोई एनर्जी है, ये कोई पर्सन है, ये गॉड है, ये क्या है? ठीक है, ये कौन है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्या है? इट टर्न्स द chaos ऑफ क्वांटम soup into stars, galaxies, rainforest, human beings and our own thoughts, emotions, memories and desires। ठीक है, तो ये सब चीज कहाँ से पैदा हुआ, ये सब कहाँ से निकल कर आया है, ये अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इट टर्न्स द chaos ऑफ क्वांटम soup ऑफ stars, galaxies, rainforest, human beings and our own thoughts, emotions, memories and desires। ठीक है, ओके, तो ये किसके वजह से हो रहा है? ये chaos ऑफ क्वांटम soup किसके वजह से हो रहा है, ये हमें क्लियर नहीं है। ठीक है, ओके, बट जो भी है, जो क्रिएटर है, दैट इज द वन हु इज डूइंग इट। ओके, अब हमें देखना है कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजन है और ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पैराजंबल है। ठीक है, तो एक चीज हमें समझना जरूरी है पैराजंबल, इस टाइप के पैराजंबल को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें टोटली आपका किससे रिलेटेड बात हो रहा है? इट इज टॉकिंग अबाउट द एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, द रेल्म, ओके, जो मटेरियल रियलिटी के बियॉन्ड है। ठीक है, बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है। ठीक है, और इसमें इनविजिबल सोर्सेस के बारे में बात हो रहा है दैट आर एग्जिस्टिंग इन द एम्प्टी वॉइड, जिसको हम कहते हैं किस तरीके से समझते हैं? एज अ वूम ऑफ क्रिएशन। ओके, और ये भी बताया जा रहा है कि समथिंग क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइजेस दिस एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस एनर्जी को क्रिएट करता है और इसको ऑर्गेनाइज करता है एक सही तरीके से। ठीक है, एंड दैट इज वाई वी आर एग्जिस्टिंग। ठीक है, दैट इज वाई द लाइफ फॉर्म इज एग्जिस्टिंग। ओके, and it turns that the chaos of quantum soup into stars, galaxies, rainforest and etc. Okay, तो ये कहीं ना कहीं ये किस चीज से बात हो रहा है? आपका एक क्वेश्चन से रिलेटेड बात हो रहा है। ठीक है,
और ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि अगर हम इस टाइप के पैराजंबल को जब हम सॉल्व करेंगे और इसमें जब क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन मार्क दिया रहता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर उसके बाद उसका आंसर दिया जाता है। ऐसा तो नहीं होता है कि आंसर दिया जाता है एंड देन क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर हमारा प्रोसेस होना चाहिए, इस तरह का अगर हमारा सीक्वेंस होना चाहिए, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को हमें सबसे पहले पुट अप करना है। क्योंकि अगर हम इसको देखते हैं तो हमें लग रहा है कि शायद ये फर्स्ट सेंटेंस ही जो है हमारा स्टार्टिंग सेंटेंस होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें साइंस से रिलेटेड बात किया गया, स्पेस एंड टाइम से रिलेटेड बात किया, एनर्जी से रिलेटेड बात किया गया, और ये जो टोटल पैसेज है ये आपका एनर्जी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेंट्रल टू द थीम, दिस इज द सेंट्रल टू द थीम, ठीक है। बट ये जो सेंट्रल टू द थीम है, ठीक है, ये बात तो सही है, मगर जब ये क्वेश्चन मार्क जब आ जाता है तो डेफिनेट बात ये हो जाता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये आपका स्टार्टिंग होगा जरूर, ठीक है। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, ओके। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि ये फर्स्ट क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्ट्स हैं उनके बारे में पूछ रहा है कि ये फैक्ट्स किस तरीके के होंगे अगर हमारे पास इनका आंसर होता, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास आंसर नहीं है, ठीक है, तो इसी वजह से इन सब चीजों को डिस्कस किया जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, ओके। आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। अब ये इसके बाद फिर हम क्या इसको आंसर करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि ये फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या हैं, ठीक है। तो इस फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिख रहा है क्या, एवरीथिंग दैट वी एक्सपीरियंस एज मटेरियल रियलिटी इज बोर्न इन एन इनविजिबल realm beyond space and time, a realm revealed by science to consist of energy and information। इसी चीज के बारे में बात हो रहा है। सो दिस इज योर सेकंड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या बात किया गया, इनविजिबल रेल्म बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम, ठीक है। और ये किसको बोला जा रहा है, इस रेल्म को क्या किस तरीके से हम समझते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इट इज इनविजिबल एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, इसको बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे मेंशन है थर्ड सेंटेंस में, ठीक है, दिस इनविजिबल सोर्सेज, ठीक है। तो ये इनविजिबल सोर्सेज किसको बोला जा रहा है, ये आपका इसी को बोला जा रहा है जो इनविजिबल रेल्म को बोला जा रहा है, ठीक है, इनविजिबल रेल्म को। और रेल्म को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसी इनविजिबल सोर्स को कह रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आपका थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, ठीक है। और इसको बोला क्या जा रहा है कि जो इनविजिबल सोर्सेज जो एग्जिस्ट करते हैं उनको हम किस तरीके से देखते हैं, नॉट एज एन एम्प्टी वॉइड, उसको किसी हम एक एम्प्टी वॉइड की तरह नहीं देखते हैं, बट एज अ वूम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ, इसको हम इस तरीके से देखते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या हो सकता है, चौथा क्या हो सकता है, क्योंकि चौथा और पांचवा में बहुत कंफ्यूजन है कि इसमें चौथा कौन होगा और पांचवा कौन होगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि ये जो इसमें थर्ड में क्या बात किया गया है, आपका इनविजिबल सोर्सेज से रिलेटेड बात किया गया है और इसको बताया गया है एज वूम ऑफ क्रिएशन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसमें अगर हम फिफ्थ को देखते हैं तो बोल रहा है कि इट टर्न्स द chaos ऑफ क्वांटम सूप। तो ये इट किसको बोला गया है, ये किसको बोला गया है, ये बोला गया है आपका इनविजिबल सोर्सेस को बोला गया है, ठीक है। इसी इनविजिबल सोर्स को बोल रहा है कि दिस इनविजिबल सोर्स टर्न द chaos ऑफ क्वांटम सूप इनटू स्टार्स। इसी एनर्जी, यही जो एनर्जी है, ये जो इंफॉर्मेशन है, इसी यही जो है आपका एक क्वांटम सूप में तब्दील हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, इन द फॉर्म ऑफ गैलेक्सीज, इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉरेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड इमोशंस, मेमोरीज एंड डिजायर्स, ठीक है। समझ में आया कि ये इट किसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। सो ये आपका हो जाएगा आपका फोर्थ एंड दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ। और ये फिफ्थ क्यों होगा, बिकॉज हम बोल रहा है कि समथिंग क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइजेस दिस एनर्जी, ठीक है। तो ये हमें सुनने से भी कंक्लूडिंग लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम अभी तक इसमें क्या है कि ये हम समथिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए कि ये समथिंग क्या है, ठीक है। ये तो मेरा इंटरप्रिटेशन है कि हम गॉड को कह रहे हैं, ठीक है, बट ये समथिंग क्या है, ये एनर्जी क्या है, ठीक है। तो ये कौन है पर्सन, या ये किस टाइप का एनर्जी है जो इस चीजों को क्रिएट कर रहा है और ऑर्गेनाइज कर रहा है, ठीक है। तो इसको अभी तक हम डिफाइन नहीं कर पाए, एंड दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज बीइंग सेड दैट समथिंग क्रिएट्स, ठीक है, समथिंग क्रिएट्स एंड ऑर्गेनाइजेस दिस एनर्जी। सो दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर फिफ्थ स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट, ओके। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है उसको हम लिख लेते हैं, इट इज 2 1 3 5 एंड 4, ओके।
तो ये इसका आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। ठीक है, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों है। ठीक है, बिकॉज दिस वाज अ डिफिकल्ट वन, इसको समझने में हो सकता है बहुत लोगों को तकलीफ आई होगी। ठीक है, और बेसिकली इसमें प्रॉब्लम कहाँ आया होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट को पता करने में। ठीक है, क्योंकि इसका सेंट्रल थीम हमें पता चल रहा है कि ये एनर्जी से रिलेटेड है। ठीक है, बट बिकॉज देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, सो ये जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद ही चीजों को आंसर किया जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ओके, तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you so much from your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming video. Thank you so much.